नमस्कार, भव्य भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर पांडे और हमारे साथ आज डॉक्टर पीके सिंघल साहब हैं, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, पेशे से डॉक्टर भी हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। आज जो हमारा मुद्दा रहेगा वो चुनावी समर में, यूपी के चुनावी समर में मायावती का एकाएक कूद जाना, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करना न भूलें। तो डॉक्टर साहब, इस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर साहब, एक आज का जो मुद्दा है, ये सारे सर्वे दिखा रहे थे और ये कयास लगाया जा रहा है कि मायावती का चुनाव में न कूदना क्या कारण है, क्या कोई मिस्ट्री है? लेकिन अचानक मायावती चुनाव में आई और उन्होंने सीधे हुंकार भरा कि भाई हम समाज में न्याय चाहते हैं और न्याय को दिलाने के लिए आज मुझे आना पड़ा है, अपने वर्करों में एक उत्साह भरने के लिए, हमारे जो वोटर्स हैं उनमें उत्साह भरने के लिए। और उन्होंने यहाँ तक कि दावा भी कर दिया है कि बीजेपी की बसपा की सरकार, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, इसमें ऐसा है कि मैं थोड़ा सा आपको जरा मायावती जी के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि मायावती जी अगर आप देखें तो पहली ऐसी दलित महिला नेता हैं जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है पूरे भारतवर्ष में, और प्रथम महिला दलित नेता है, प्रथम वो मुख्यमंत्री भी बनी, दलित मुख्यमंत्री, महिला दलित मुख्यमंत्री। बहुत ही कम उम्र में वो बन गई थी। और जो मायावती जी का अगर आप थोड़ा सा कैरियर देखें तो शुरू के दिनों में मायावती जी के जो पिताजी थे वो चाहते थे कि मायावती डीएम बने, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। 1970 के दशक में जब जनता सरकार की जनता पार्टी की सरकार थी केंद्र में, उस समय यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राजनारायण जी एक भाषण दे रहे थे, जिसमें काशीराम जी भी आए थे, जो आप जानते हो, जो काशीराम जी बहुजन समाज पार्टी की जिन्होंने स्थापना की 1970 के 70 के दशक में। उन्होंने भी एक आंदोलन चलाया था दलितों और पिछड़ों के लिए। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, चूंकि उस समय मायावती एक शिक्षिका बन गई थी कल्याणपुरी दिल्ली के इलाके में, और उन्होंने भी काशीराम जी के साथ जो उनकी पार्टी थी उनकी गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू किया था। तो उस फंक्शन में काशीराम जी को भी आमंत्रित किया गया था, उसमें मायावती जी भी। तो राजनारायण जी ने अपने भाषण में कई बार जो है जो दलित को उन्होंने, जो गांधी जी कहते थे कि भाई ये दलित हैं, और उसको कुछ इस तरह से उन्होंने जब संबोधित किया, जो गांधी जी का बड़ा प्रिय था, तो उन्होंने जो है इस शब्द को सुन के वो बड़ा उनको खराब लगा मायावती जी को, बहुजन जन बहुजन। हाँ, तो उन्होंने उसका विरोध किया और वो मंच पर आ गई, और मंच पे उन्होंने माइक लेके जो स्पीच दी दलितों के बारे में कि भाई आप ही लोग इसको दलितों को जो है नीचा दिखाते हो, वर्गीकरण करते हो। तो उनके तोवर देख के काशीराम जी बड़े प्रभावित हुए, और तभी काशीराम जी ने मायावती से मिलके उनसे कहा कि भाई तुम डीएम नहीं, मैं तुमको सीएम बनाऊंगा। और देखिए, बहुजन समाजवादी पार्टी की उसके बाद स्थापना 1984 में हुई, और 14 अप्रैल 1984 में उनकी स्थापना हुई। और 1995 में गठबंधन सरकार के साथ मायावती जी पहली महिला दलित मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बनी, और 2001 में उनको काशीराम जी ने बसपा की सुप्रीमो बना दिया। तो उसके बाद से उनको बहुत सफलता मिली। वो 4 बार यूपी की जो है चीफ मिनिस्टर भी रही हैं, और उनका दलितों में, खास करके जाटव समुदाय में बहुत ही प्रभाव था। शुरू में जब उन्होंने राजनीति शुरू की तो उन्होंने क्या किया कि दलितों और पिछड़ों को लेके वो चली, और उन्होंने जो अपर कास्ट के जो लोग थे उनके लिए अपशब्द भी कहे, जिससे कि दलित और पिछड़ा उनके पीछे आया। लेकिन बाद के उन्होंने कहा था, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, तिलक तराजू और तलवार उनको मारो जूते चार। तो मैं नहीं बोलना चाहता इस चीज को यहाँ पर, मैंने इसीलिए अपशब्द का जो है प्रयोग किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने देखा कि भाई इससे काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने फिर अपर कास्ट के लोगों को, ब्राह्मण। नहीं सर, एक सवाल यहाँ पे बनता है
कि जब मायावती ने ये कहा कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, तिलक मतलब ब्राह्मण, तराजू मतलब बनिया वर्ग, वैश्य वर्ग, और तिलक तराजू और तलवार, तलवार मतलब क्षत्रिय। यानी कि मायावती को जब ये भरोसा हो गया, मुझे लगता है कि मायावती को जब ये भरोसा हो गया कि बहुजन समाज, यानी बहुजन में क्या है, शेड्यूल कास्ट है, और जो भी आपके उसमें क्या क्या है, शेड्यूल कास्ट हो गया, पिछड़ी जातियां जितनी भी सारी हैं वो बहुजन समाज पार्टी की आ गई। तो जब ये इनका वोट बैंक इंटैक्ट हो गया, तब इनको ये सोचा कि अब हम इनको कैसे लताड़ें और इनको कैसे प्रोत्साहित करें। तब ये जो जुमला आया था, तिलक तराजू जूते चार, तिलक तराजू और तलवार इनको मारे जूते चार। इसके बाद की कहानी आप बेहतर बता सकते हैं, क्या है इसमें? बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने देखा कुछ समीकरण चेंज होने लगे, तब उन्होंने ब्राह्मण और जो अपर कास्ट के लोगों को भी, अपने ब्राह्मणों को, इन सबको पार्टी में लिया। तो देखिए बेसिकली क्या था कि जिस समय मायावती पावर में आई, तो उसी समय भाजपा पार्टी भी जो है पावर में आ रही थी, उसकी भी संख्या बढ़ रही थी। तो बसपा ने देखा कि बहुत अच्छा मौका है, तो उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन तो किया, लेकिन उन्होंने भाजपा की नीतियों का बहुत जोरदार विरोध किया ताकि उनको मुस्लिमों की वोट भी मिले। तो जो मायावती का जो मेन वोटर रहा, वो एक तो दलित वोट हुआ, दलित के साथ कुछ पिछड़े प्लस कुछ मुसलमान, बाद में कुछ उन्होंने अपर कास्ट भी लिए, जिसकी वजह से 2007 में उनकी सरकार पूर्ण बहुमत से आई। उस समय ब्राह्मणों का उनको बहुत बहुमत, लेकिन 206 सीटें शायद आई थी इस तरह। बिल्कुल। लेकिन इसके बाद 2012 के बाद उनका थोड़ा सा डाउनफॉल शुरू हो गया। और देखें आप, पिछली लोकसभा इलेक्शन तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ मिलके मिला, तब भी उनको 10 सीटें मिली। अब जो इधर अगर आप देखें, जो समीकरण बैठ आता, तो उनको जो उन्होंने देर से अपना कैंपेन शुरू किया, तो उसके पीछे का कारण मुझे एक तो ये लगता है कि शायद कुछ कोविड वगैरह कुछ फैला हुआ है, तो उनके मन में एक डर ये भी था कि कहीं कोविड में मुझे ही ना कुछ हो जाए, तो फिर पार्टी, क्योंकि इन सब की जो पार्टियां वो एक आदमी पे चलती है। ये बड़ा हम लोगों का दुर्भाग्य है कि इतनी अच्छी पार्टी, लेकिन वो पार्टी, आप मायावती है तो वो पार्टी है, मायावती का मतलब बहुजन समाज पार्टी। लेकिन नारा तो इनका ये था कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जो गौतम बुद्ध के जो एक किताब है त्रिपिट से इन शब्दों को लिया गया है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो लाइन तो बहुत बड़ी है, जो आज ये दावा करती है कि मोदी जी ने हमारी इस टैग को चुराया है, जो इन्होंने लिखा है कि सबका विकास, क्या है, सबका साथ सबका विकास। तो मायावती जी का तो ये कहना है कि ये टैग लाइन हमारी है। वो तो बात आपका ठीक है कि वो तो कहने को तो सब लोग कुछ ना कुछ शुरू करते हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि जो मायावती इस समय, अगर मायावती है तो पार्टी है, मायावती है नहीं है तो पार्टी खत्म। तो इसलिए जो मेरे को कुछ सूत्रों से मैं कुछ जानता हूँ, जो मायावती के बहुत ही क्लोज लोग हैं, उनसे मैंने बात की थी। उन्होंने बताया कि बहन जी बहुत डरी हुई हैं कि कोविड का चक्कर फैला हुआ है, थोड़ा सा उनका वेट भी ज़्यादा है, वेट कम कर रही है। तो एक इस वजह से भी एक कारण था। दूसरा ऐसा है कि अभी उनको पता है, वो इस बार कैंपेन उन्होंने अब शुरू करी है, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने अपने जो उम्मीदवार हैं, उनको पता है कि भाई कितनी सीट आनी है, उनको ये तो पता है कि वो बहुमत में मुझे नहीं आना है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे प्रभावी कैंडिडेट हैं, जिसमें कि मुस्लिम कैंडिडेट हैं उनके, कुछ दलित कैंडिडेट हैं, ये उनके बहुत ही प्रभावशाली कैंडिडेट हैं। और वो ये चाहते हैं कि इन्हीं के अगर बल पर मुझे कुछ सीटें 40-50 सीटें मिल जाती हैं, तो हो सकता है कि वो कोalition का वो करें। अच्छा, एक और भी चीज़ है। लेकिन 40-50 सीटों का क्या है, समीकरण क्या है? पिछली बार तो इनकी 19 सीटें आई थी, पिछले चुनाव में 19 सीटें आई थी, तो इस बार 40-50 का कैसे, जबकि उस बार से इनका पारा काफी डाउन भी है। यही कारण है कि जब चूंकि पिछली बार 19 सीटें आई, इतनी मेहनत करने के बाद, तो इन्होंने ये सोचा कि पैसे क्यों खर्च किया जाए इस पे, पैसे भी क्यों खर्च किया है, कोविड का भी खतरा है। और इस बार उन्होंने कहा कि भाई इन दोनों को लड़ने दो और मैं अपने कुछ अच्छे कैंडिडेट खड़ी करती हूँ, तो जितनी भी सीटें निकल आए। नहीं, असली खतरा तो आप हमारे दर्शकों को बताए नहीं। असली खतरा तो ये था कि जैसे यूपी में छापेमारी चल रही है आईटी की, यूपी में छापेमारी चल रही है पुलिस की, मतलब एक चप्पे चप्पे पे नजर है, जहां फालतू खर्च करने वाले हैं, जहां शराब बटनी थी, जहां से ये लोग वोट के लिए प्रोत्साहित होते थे, उन सारे सिस्टम को बंद करने के लिए कई सौ करोड़ रुपए पकड़े गए।
तो मायावती का एक ये भी तो डर था कि जो इनके पास कम से कम पैसे हैं उसको कम से कम बचा लिया जाए और चुनाव में जितना कम से कम खर्च हो। जो इनके कैंडिडेट है, आप जैसे बता रहे थे कि पावरफुल कैंडिडेट है ये इनके, चाहे मुस्लिम वर्ग से हो, चाहे शेड्यूल कास्ट से हो, तो निकल जाएंगे, अच्छी बात है। नहीं तो अगर बीच में कहीं समीकरण बनता है तो उसको ये लपक लेंगे बस। हाँ बिल्कुल यही बात है। नहीं, पैसे का भी है, आपने सही कहा, बिल्कुल पैसे का भी कि भाई, क्योंकि अगर शुरू से इलेक्शन कैंपेन बहुत अच्छी तरह से करो तो उसमें पैसा काफ़ी खर्च होता है। तो ये भी एक था। दूसरा, मायावती जी को ये भी डर था कि ज़्यादा मैं कैंपेन वगैरह करूँ तो जो लोग मेरे इलेक्शन में पैसे लगाएंगे कहीं उन पर छापे वगैरह ना पड़ने शुरू हो जाए, क्योंकि जब आदमी ज़्यादा पैसा खर्च करता है तो इनकम टैक्स और बाकी अथॉरिटीज़ की जो है निगाह उस पर लग जाती है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। लेकिन एक इसका जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है वो ये है कि आप अगर देखें कि पिछली बार बसपा और सपा का गठबंधन हुआ लेकिन वो सफल नहीं हुआ। उसका सबसे बड़ा रीजन जो ये था कि उस समय जो यादव और दलित, आप समझिए कि दलितों को यादवी लोग ज़्यादा शोषण करते हैं उनका, मैं आपको बताऊँ, और ये दलितों को पता है। इसलिए दलित कभी भी यादवों के फेवर में नहीं जाता है, इसीलिए इनका वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। यादवों ने दलित को नहीं दिया, दलित ने थोड़ा बहुत दिया, ज़्यादा नहीं दिया, इसीलिए वो गठबंधन बाद में टूट गया। तो इसका एक फायदा आपसे बोला। दूसरा पहलू इसका ये भी निकल के आ रहा है, दूसरा पहलू भी बताने की कोशिश करें कि क्या मायावती का अपने वोटरों से वर्चस्व कम होता जा रहा है ताकि वोट में ट्रांसफर नहीं करा पाई 2017 में? वो रीजन ये नहीं था। जहां पर मायावती का कैंडिडेट था, जहां बसपा का कैंडिडेट था, वहां तो वोट चली गई, लेकिन जहां पे समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा था वहां नहीं गई। ऐसे ही मायावती जी के साथ हुआ कि जहां सपा का वोट था, सपा का वोटर ने सपा कैंडिडेट दे दिया, लेकिन जिस सीट पे मायावती का कैंडिडेट था, सपा के जो वोटर थे उन्होंने उनको वोट नहीं दिया। अच्छा, इसमें एक चीज बड़ा मैं महत्वपूर्ण आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जहां भी, क्योंकि इसमें जो नॉन जाटअप वोट है वो ज़्यादातर पिछली बार बीजेपी के साथ गया, क्योंकि जैसे मैंने बताया दलित वोट को समाजवादी पार्टी से एक तरह से एलर्जी है, वो उसको नहीं जाएगा। तो यहाँ भी ये हो सकता है कि जहाँ मायावती जी का जो कैंडिडेट है अगर कमजोर होगा और दलितों को ये लगेगा कि समाजवादी पार्टी का जो है कैंडिडेट जीत रहा है, तो वो बीजेपी को भी जा सकता है वोट। तो बीजेपी को इसमें फायदा मिल सकता है कि जो मायावती जी, देखिए दो तरह से होगा। एक तो आप देखेंगे इस इलेक्शन में मायावती कम से कम 70 से लेके 80 मुस्लिम बड़े अच्छे कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं। और देखिए कोई भी जो बाहुबली कैंडिडेट होता है वो उसका अपने क्षेत्र में, देखिए जो विधायक का चुनाव होता है, ऐसा बहुत बड़ी तो विधानसभा होती नहीं है, तो जो विधायक प्रभावशाली होता है उसका अपने क्षेत्र में प्रभाव होता है। वो 10-15-20 हज़ार वोटों पे उसका बड़ा प्रभाव होता है, वो उसको ही वोट देते हैं। तो ये जो बीजेपी के जो 70-80 कैंडिडेट खड़े हुए हैं ना, ज़्यादातर उसमें वेस्टर्न यूपी में है, ये बिल्कुल ही मुस्लिमों की वोट काटेंगे। अब उसमें ये भी हो सकता है अगर उनको दलितों का सहारा मिल गया कुछ इधर तो वो जीत भी सकते हैं, नहीं तो वो बीजेपी को जिताने में सहायता भी कर सकते हैं। चुनावी पंडितों का तो ये भी कहना है कि मायावती की पार्टी और मायावती बिल्कुल हाशिए पे है। सर्वेक्षण भी कई इसी तरह से वो दिखाया जा रहा है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मायावती हाशिए पे हो सकता है। उसको विधानसभा की, जैसे कि आजकल जो सर्वे हो रहे हैं उसमें 5 से 10 सीट दिखा रहे हैं मायावती की, तो लेकिन वो बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो जो वोट काटेगी उसका नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा, उसका नुकसान जो है बीजेपी को नहीं होगा। तो मुझे अभी जो इनकी भाषण हुई है, अभी आगरा में जो भाषण हुई है, पहली भाषण थी, उनमें उस भाषण को अगर सुने आप तो उसमें सीधे क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, क्लियर कट एक मैसेज है अपने नेता को कहें, अपने कार्यकर्ता को कहें, अपने वोटरों को कहें कि सपा के सरकार में, सपा जो भी सरकार बनाई पहले, सपा के कार्यकाल में दंगे झेलने पड़े और भाजपा के शासनकाल में दलितों पर अत्याचार हो रहा है। ये उनका कहना है, लिटरली उनका कहना था, मैसेज था वैसे भी। तो इसलिए हमें आप जिताइए और ब्राह्मणों को लेके हम आपको पूरे उत्तर प्रदेश को एक अच्छा गवर्नेंस देंगे, अच्छी सरकार देंगे, क्योंकि गवर्नेंस के लिए वो जानी जाती रही है। तो ये उनका मैसेज है। तो मुझे इस स्टेटमेंट को देखने के बाद मुझे लगता है कि बसपा को बीजेपी से बहुत ज्यादा परहेज नहीं, एलर्जी नहीं है। देखिए इसमें कैसा है कि
देखिए मेनली इस समय जैसे सारे सर्वे कह रहे हैं कि भाई लड़ाई किसके बीच में है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी गठबंधन में। अभी दिख बसपा रहा कहीं है, है, अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है। लेकिन अब बसपा ये चाहती है कि किसी तरह से इस लड़ाई को बीजेपी वर्सेस बसपा कर दिया जाए, इसलिए वो समाजवादी पार्टी को ज्यादा वो कर रही है, क्योंकि जो भी वोट समाजवादी पार्टी में, देखिए जो वोट जाती है, आप ये समझ लीजिए कि भाजपा का तो करीब 30-32% जो वोटर है ना वो फिक्स है, आप ये समझिए। जो मायावती और समाजवादी पार्टी का जो वोटर है वो काफ़ी सारा, जैसे मुस्लिम वोट है 18-19% जो मुस्लिम वोट है वो कॉमन है उनका वोट। इसके अलावा कुछ पिछड़ी जातियां हैं वो भी उनकी कॉमन है, एक तरह से बीजेपी के साथ भी कॉमन हो सकती है, लेकिन उनका जो ज़्यादा वोटर बेस जो है ना वो समाजवादी पार्टी के साथ कॉमन है। तो वो ये चाहती हैं कि ये मैसेज दे के समाजवादी पार्टी से वो वोटरों को अपने पाले में लाया जाए, ताकि लड़ाई को बीजेपी वर्सेस बसपा जितने से जितने ज़्यादा विधानसभा में वो इस लड़ाई को बीजेपी वर्सेस बहुजन समाज पार्टी बना पाएंगी, उतनी ही उनको सफलता मिलेगी। इसलिए उनका जो मेन जो वो जो जिस पे अटैक कर रही है वो समाजवादी पार्टी और उसका गठबंधन है। तो चलिए, ये रहे हमारे साथ डॉक्टर पीके सिंघल साहब, और इन्होंने बताने की कोशिश की है कि सपा, बसपा और भाजपा, ये जो तीनों पार्टियां हैं, मायावती, हालांकि मायावती जो बता रही हैं कि ये वहाँ का चुनाव ट्रायंगल है, लेकिन अभी जो देखने में लग रहा है प्रचार में कि अभी सपा और बीजेपी के बीच का है ये चुनावी मुद्दा है। ये चुनावी मुद्दा कांटे का है, टक्कर का है। मायावती इसमें किस तरह की भूमिका निभा पा रही हैं और जीतने के बाद इनकी कितनी सीटें आ रही है, इस सीट के बाद क्या समीकरण बनता है, ये मुझे लगता है कि मायावती को बीजेपी से कोई गुरेज नहीं है, और बसपा की कहानी तो मायावती को पता है। तो आगे क्या स्थिति बनने वाली है ये अभी भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। इसके लिए आगे हमारी नजर बनेगी। तब तक के लिए नमस्कार।